Hello everybody. Welcome to another part of hydrocarbon. So today we are going to discuss about the alkenes part 1. आपको बच्चों पता है कि पहले हमने डिस्कस किया है एल्केन के बारे में और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एल्कीन पार्ट से आपको पूछे जाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड क्लासेस. आज हम एल्कीन पार्ट के कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे. ऑब्वियसली इसके भी दो पार्ट रहेंगे, एल्कीन पार्ट 1 और एल्कीन पार्ट 2. तो आज एल्कीन पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज व्हेन इथेनॉल वेपर्स आर पास्ड ओवर एल्यूमिना हीटेड एट 350 डिग्री सेल्सियस द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज. देखिए अब बात किसकी हो रही है कि इथेनॉल की बात. ये आपके पास क्या इथेनॉल. हम सबको पता है कि कुछ एक आपके पास पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, जैसे आप एल्यूमिना को यूज करते हैं Al2O3 एट 350 डिग्री सेल्सियस, या आप समटाइम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं, या फिर समटाइम आप 85% आपके पास जो होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको आप यूज करते हैं. और ये सारे के सारे प्यारे बच्चों आपके पास क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं. तो दे कैरी आउट डिहाइड्रेशन. तो जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपको पता है प्रोडक्ट बनता है आपका इथीन, जिसको आप इथाइलिन भी बोलते हैं. तो ऑब्वियसली यहां पर आपके पास ठीक है प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइलिन. एंड रिमेंबर एल्यूमिना इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वाटर. यहाँ पे वाटर निकला ना, उसको रिमूव करने के लिए एल्यूमिना काम में होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव आल्सो टोल्ड यू अबाउट कंसंट्रेटेड H2SO4, सेम काम करेगा. 85% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी आपका ये सेम काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग. अब बच्चों देखो, जब हमने क्लास में ये रिएक्शन पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. मैंने आपको क्या बताया था, देखिए एक बीटा एलिमिनेशन करके हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, याद करो, बीटा एलिमिनेशन. अब ये बीटा एलिमिनेशन क्या है, देखो इसी में मैं आपको बता देता हूं. ये आपके पास है अल्फा कार्बन और ये है बीटा. अल्फा कार्बन यूजुअली वो होता है जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर मान लो ये हैलोजन लगा है. अब इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH जब हम ये रिएक्शन करते थे तो यहां से निकलता था Cl नेगेटिव और यहां से एक आपका बीटा हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता था. तो ओवरऑल में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, इथेन बना. अलॉन्ग विद दैट आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में आपका बनेगा KCl. एंड दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सिंस फाइनल प्रोडक्ट आपके पास तब बनता है जब इस कार्बन से आप इस बीटा हाइड्रोजन को यहां से निकाल देते हो. वन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन. तो ऑब्वियसली यहां पे आपका आंसर क्या होने वाला है, दैट इज योर इथीन प्लस KCl प्लस वाटर. ये नीचे इग्नोर कर देना, HCl लिखा है, ये KCl होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथाइलिन इज प्रिपेयर्ड बाय. अब देखो इथाइलिन कैसे बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. अब ये आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपने पायरोलिसिस रिएक्शन पढ़ा होगा. इसको आप क्रैकिंग नाम से भी जानते हैं, हमने पढ़ा है क्लास में. जब आप क्या करते हो, इथेन की क्रैकिंग करते हो, इथेन की पायरोलिसिस करते हो एट 450 डिग्री सेल्सियस. देखो कई जगह किसी बुक्स में आप पढ़ोगे तो 500 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है. तो बिल्कुल ध्यान से नोट करना कि व्हेन इथेन इज अंडरगोइंग क्रैकिंग रिएक्शन और पायरोलिसिस रिएक्शन एट 450 डिग्री टू 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा आपका इथाइलिन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज द मेन प्रोडक्ट. तो क्रैकिंग या फिर पायरोलिसिस क्या होती है, जब आप किसी सब्सटेंस को, मान लो यहाँ पे आपने इथेन को हीट करा है एट वेरी हाई टेम्परेचर और उसको आपने ब्रेक डाउन करा है, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपली इथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेन. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, same reaction can be done in the presence of steam, right? steam, but यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज्यादा लेना, 900 डिग्री सेल्सियस. सेम रिएक्शन आप स्टीम एंड 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कर सकते हैं. इसको आप स्टीम क्रैकिंग भी बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए, स्टीम क्रैकिंग. ऑब्वियसली तो यहाँ पे आपका आंसर आपको पता चल गया, पायरोलिसिस ऑफ इथेन गिव्स इथाइलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द पेरोक्साइड इफेक्ट इन्वॉल्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. देखो हमने पढ़ा है एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक एडिशन जिसको आप एंटी मार्कोनिक रूल भी बोलते हैं, और भी बड़े नाम है इसके,
इसको आप खराश इफेक्ट भी बोलते हो, खराश इफेक्ट। इसको आप परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हो, जो कि हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, परऑक्साइड इफेक्ट इन्वॉल्व। अब आपको पता होना चाहिए कि जब परऑक्साइड इफेक्ट हमने पढ़ा था एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है वहां बनते हैं फ्री रेडिकल, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एंटी मार्कोनी एडिशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको और ऐड कर दूं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो हुआ, लेकिन किस तरह का, इट इज एक्चुअली फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐड करते हैं अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज एंटी मार्कोनी एडिशन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग खराश इफेक्ट ऑपरेट्स। आप देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया कि एंटी मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ एडिशन का नाम ही खराश इफेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट। कहां होता है बच्चों, तो आपने याद रखना है, चाहे आप मार्कोनिफ रूल की बात करो, चाहे आप एंटी मार्कोनिफ रूल की बात करो, पहली कॉमन चीज दोनों में क्या है, both of the rules, both of the additions take place in case of unsymmetrical alkenes, unsymmetrical alkenes। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आपको पता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं। और एक और चीज, एंटी मार्कोनिफ रूल जो होता है ना, आउट ऑफ हेलोजन एसिड, इट इज ओनली एंड ओनली गिवन बाय HBr। सिर्फ HBr खराश इफेक्ट देता है, अदरवाइज HCl, HI या HF ये कोई भी एंटी मार्कोनिफ एडिशन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद। तो यहाँ पे क्या पूछा कि खराश इफेक्ट किसमें ऑपरेट होगा, तो ऑब्वियसली पहले आप क्या पहचानोगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये वाला एल्कीन अगर ध्यान से देखोगे तो अनसिमेट्रिकल। अब इसमें देखो क्या है, HBr के साथ एडिशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। अब आप बोलोगे थर्ड, थर्ड में बताओ जरा। तो बेटा थर्ड में ध्यान से देखो कि ये वाला एल्कीन जो है ना, इट इज नॉट अनसिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। मैंने क्या बताया आपको कि डबल बॉन्ड के अराउंड जब आपके पास डिफरेंट थिंग्स लगी होती है, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड आप देख सकते हैं इधर भी मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ भी मिथाइल, तो इफ द सेम थिंग्स आर अटैच्ड ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, तो उसको आप सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। और सिमेट्रिकल एल्कीन में ना तो मार्कोनिक रूल होगा ना तो एंटी मार्कोनिक, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल में होगा, जिसके अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड देखो यहाँ इथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो दोनों तरफ आपके पास डबल बॉन्ड के अलग अलग चीजें लगी हैं, तो इसको आपने बोल दिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर उसी को आप अप्लाई करोगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके पास एल्कीन होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, ओनली देन एंटी मार्कोनिक एडिशन कैन बी देयर ऑफ HBr। अब यहाँ पे अगर आप पहचानोगे तो आपके पास जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है एक को छोड़ के, जो एक आपका सिमेट्रिकल है वो कौन सा आपके पास, ब्यूट 2 इन द सिमेट्रिकल। तो ब्यूट 2 इन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं इसको लिख के भी बता देता हूं आपको, एक्चुअली दिस इज ब्यूट 2 इन। नाउ सेम थिंग यू कैन सी अराउंड डबल बॉन्ड सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो ना तो यहाँ एंटी मार्कोनिफ होगा, और अगर मार्कोनिफ भी आपसे पूछा जाए तो भी याद रखना मार्कोनिफ एडिशन भी सिमेट्रिकल एल्कीन के क्रॉस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कंडीशंस यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल फ्रॉम इथिलीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नॉलेज बेस्ड रिएक्शन है। देखो क्या है, आप क्या कर रहे हो, इथिलीन ग्लाइकोल बना रहे हो, किससे बना रहे हो, इथिलीन। तो बोलता कौन सी कंडीशन यूज करोगे, तो देखो इसमें आपने याद रखना कोल्ड अल्केलाइन केमेनोफोर को जब हम यूज करते हैं, और बेटा इसको आप जानते हो बेयर्स रीजेंट के नाम से भी, सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है पेपर में, व्हाट इज बेयर्स रीजेंट। तो अल्केलाइन केमेनोफोर जो आपका होता है बेयर्स रीजेंट, तो अगर इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करोगे तो देखो एल्कीन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लेट मी राइट दिस रिएक्शन, दिस इज इथीन एंड हियर आई एम टेकिंग केमेनोफोर अल्केलाइन, अल्केलाइन का मतलब बेसिक, और ये क्या बनाएगा, ये आपके पास बनाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। अब इथिलीन ग्लाइकोल को आप ऑब्वियसली बिसिलन डाइओल भी बोल सकते हैं, या इसका IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि इसमें 2 OH ग्रुप बिसिनल पोजीशन, बिसिनल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे लग जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है एल्कीन का ऑक्सीडेशन विद
कोल्ड अल्किलाइन KMnO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज द ऑल्फिन विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स these two compound। अब देखिए ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका सिंपल, मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि कोई भी डबली बॉन्डेड सिस्टम है, इसमें आप क्या ऐड करते हो, ओजोन ऐड करते हो, और ये क्या होता है, यहां से डबल बॉन्ड टूट जाता है और हर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया और बदले में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया दोनों कार्बन के साथ। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कैसे करना, एक तो ये एल्डिहाइड दिया, एक ये एल्डिहाइड दिया। अब आपको पहचानना, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन से एल्कीन से ये वाले दो प्रोडक्ट बने हैं। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक यहाँ पे बताया, वो बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे, CH3C। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस एल्डिहाइड को लिख लूंगा, ये मैंने फर्स्ट वन लिख लिया, और ऐसे में ये सेकंड वन भी लिख लेता हूं। देखो थोड़ा सा तरीका मेरा अलग होगा लिखने का, बाकी सब सेम है तो ये दोनों के दोनों सेम एल्डिहाइड, राइट। ये वाला मैंने इधर लिखा और ये वाला मैंने इधर लिखा। अब आपने बच्चों क्या करना है, देखो अब आपने यहां से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दोनों के दोनों रिमूव कर देंगे। जब दोनों के दोनों डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आपने रिमूव कर दिए तो क्या करना, आपने इन दोनों कार्बन को आपने डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ऑक्सीजन को हटा के कार्बन को आपने डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके पास ये वाला एल्कीन आपके पास बन गया। अब हमें क्या पहचानना है कि इस एल्कीन का नाम क्या है, तो बिल्कुल इसकी IUPAC नेमिंग जब आप करोगे तो आप पहचानोगे ये आपके पास है पेंट 2ईन, या इसको आप 2 पेंटीन भी बोल सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन हाउ टू रिकॉग्नाइज विच प्रोडक्ट हैव बीन prepared from which kind of alkene by the reaction of ozonolysis। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, 2 पेंटीन से आपके पास ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2 moles of formaldehyde can be obtained। अब देखो सेम रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, आपने क्या बनाना है, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब सब बच्चों को पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। सिंगल आपका जो कार्बन है वो वाला एल्डिहाइड आपके पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड है, अब ट्रिक वो यूज करेंगे, यहां से दोनों के दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और कार्बन को जोड़ देंगे आप किसके साथ, ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास रहेगा कौन सा, आपका इथेन। तो ऑब्वियसली दिस इज बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ इथिलीन एंड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। अब क्या मतलब है, देखो नॉर्मली रिएक्शन क्या होता है, कोई भी एल्कीन है उसके पहले ओजोन के साथ आप करते हो ओजोनोलाइसिस, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, मैंने आपको सीधा ट्रिक में बता दिया कि कैसे आपको, ठीक है, यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है इन द ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथिलीन गिव्स एपॉक्सी इथेन ऑन ऑक्सीडेशन बेड। अब देखो ये इपॉक्सी इथेन क्या होता है, पहले तो मैं आपको इपॉक्सी इथेन लिख के बता दूं। देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई खास नहीं है, ये होता है इपॉक्सी इथेन। अब इसको आप बच्चों साइक्लिक ईथर के नाम से भी जानते हैं, साइक्लिक ईथर, और इसका एक और नाम होता है वो भी मैं आपको लिख देता हूं, ऑक्सीरेन। इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, मतलब इपॉक्सी इथेन के अलग अलग नाम, और खासकर आपने ऑक्सीरेन तो याद रखें, इपॉक्सी इथेन या सिंपली ऑक्सीरेन। और इट इज आल्सो कॉल्ड इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, सिंपली इसको कई बार इथिलीन ऑक्साइड भी बोला जाता है, सेम, राइट। अब क्या बोला कि भैया इथिलीन गिव्स इपॉक्सी इथेन ऑन ऑक्सीडेशन बेड। अब अगर हम इथिलीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इसके साथ, तो ये आप याद रखना साइक्लिक ईथर बनते हैं जब सिल्वर ऑक्साइड एंड द टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस आप लेते हो, तो आपके पास इथीन का रिएक्शन होता है, और क्या बनाता है वो बनाता है साइक्लिक ईथर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करूंगा कि इथीन के जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी ऑक्सीडेशन करना बहुत इजी होता है। दिस डबल बॉन्ड इज इजीली ऑक्सीडाइज, बस इतना याद रख लो। और इसमें आपको आपके पास वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको यहाँ पे इथीन के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डीहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ डाइहेलाइड टू गेट एल्कीन्स द डाइहेलाइड टू बी टेकन एज। अब क्या बोले कि हमें क्या करना है, डीहैलोजिनेशन। अब डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या हो,
देखिए ये आपके पास है डीहेलोजिनेशन, ठीक है। अब क्या करना है, आपने डीहेलोजिनेशन किसकी करनी है, डाइहेलाइड की करनी है, और उससे आपने क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। अब थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे लगना चाहिए। तो यूजुअली होता क्या है यहाँ पे, हम लोग मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी क्लोरो लिखता हूँ ना, ये आपके पास दो विसिनल पोजीशन है और यहाँ पे लगे हैं दो हेलोजन। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दो हेलोजन को रिमूव करके क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लेके आना है। तो ये जो रिएक्शन यूजुअली होता है वो होता है इन केस ऑफ आपके विसिनल डाइहेलाइड्स। हो सकता है कई जगह आपको जेमिनल डाइहेलाइड भी देखने को मिले, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली और मोस्ट इजीली जो रिएक्शन होता है वो विसिनल डाइहेलाइड से होता है। इट डज नॉट मीन कि जेमिनल डाइहेलाइड से नहीं होगा, जेमिनल डाइहेलाइड से भी ये सेम रिएक्शन हो सकता है। अगर आप बोलो तो ये मान लो जेमिनल डाइहेलाइड है, राइट। अब इस जेमिनल डाइहेलाइड से भी आप X2 को हटा के ये बना सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट मतलब आपके पास जो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है वो कौन सा है, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड से आप ये इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंडलर्स कैटालिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो आप सबको पता है, आपने क्लास में पढ़ा है, लिंडलर कैटालिस्ट होता है प्लेटिनम डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलीन। अब मैं आपको बताता हूं कई जगह क्या लिखा होता है, प्लेटिनम ओवर द सरफेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो भी आपका सेम लिंडलर कैटालिस्ट ही होगा, और अगर बेरियम सल्फेट है तो भी आपका सेम ही होगा लिंडलर कैटालिस्ट। और क्यूनोलिन यहाँ पे किसका काम करता है बच्चों, ये पॉइजन का काम करता है। अभी मैं आपको पूरी रिएक्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो क्या रिएक्शन होता है इसमें, एक और इंफॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा मैं। ये कोई भी आपके पास एल्काइन ले लिया, अब इस एल्काइन की मैंने क्या करना है, दो रिएक्शन आपको मैं बताऊंगा। एक मैंने किया रिएक्शन किसके साथ, लिंडलर्स कैटालिस्ट के साथ, लिंडलर कैटालिस्ट। अब बेटा लिंडलर कैटालिस्ट जो होता है ना वो करता है रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन कब तक करेगा, इट डज नॉट कैरी आउट द कंप्लीट रिडक्शन। ये रिडक्शन करेगा सिर्फ एल्कीन की स्टेज तक, मतलब एल्काइंस को कन्वर्ट करेगा एल्कीन। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि ये कौन सा एल्कीन बनाता है, तो याद रखना जो आपका लिंडलर कैटालिस्ट है ये एल्काइन को उस एल्कीन में कन्वर्ट करता है जो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, सिस, ठीक है, आइसोमर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिंडलर कैटालिस्ट आपके पास स्पेसिफिकली सिस एल्कीन देता है। एक और यहां पे मैं क्वेश्चन आपको एक और रीजन बताऊंगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर आपका इथेनॉल की प्रेजेंस पे देखते हो आप इसको। तो देखो जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या इथेनॉल लेते हो, सेम रिएक्शन एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ट्रांस। ये आपने याद रखना है, लिंडलर कैटालिस्ट और आपका अमोनिया इन सोडियम इन अमोनिया या फिर इथेनॉल। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दोनों का बता दिया। और अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करते हैं मान लो, तो कंप्लीट रिडक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो कंप्लीट रिडक्शन में आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। तो ये भी आपने याद रखना है, यहां पर लिंडलर कैटालिस्ट डज नॉट कैरी आउट द कंप्लीट रिडक्शन, इट रिड्यूसेस द एल्काइन ओनली अप टू एल्कीन स्टेज, और वो भी कौन सा एल्कीन, सिस वाला। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथिलीन रिएक्ट्स विद हाइपोक्लोरस एसिड। अब देखो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिएक्शन क्या देखिए, आपने इथिलीन का रिएक्शन करना है इसके साथ, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। अब पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 में हमने पढ़ा है हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है। देखिए ये आपका है इथिलीन, और ये होता है प्यारे बच्चों आपका हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। अब किस तरह का रिएक्शन है, देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव पार्ट है एक पॉजिटिव पार्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे हो जाएगी, और आपके पास क्या बनेगा, देखो एक तरफ आपका लग जाएगा OH ग्रुप और एक तरफ आपका लग जाएगा क्लोरो ग्रुप। अब नाम क्या होगा इसका, 1 2, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो इथेनॉल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2 क्लोरो इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आई होप कि सब बच्चों ने इसको गेस कर लिया होगा कि यूजुअली एल्कीन्स की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वेरी इजी होती है, बहुत आसान होती है, ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इजीली ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ,
और अलग अलग प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज बेयर्स रिएजेंट इज। तो आई होप कि सब बच्चों ने इसको गेस कर लिया होगा कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। और इनफैक्ट हमने इसकी रिएक्शन भी अभी थोड़ी देर पहले करी जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल देखने को हमें मिला था, राइट। तो हमें पता है वेरी डाइल्यूट कोल्ड अल्केलाइन केमिनोफोर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेयर्स रिएजेंट। और ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में। तो बच्चों ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए। आई होप कि आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री का है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर भी आपको कुछ वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।